है गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। सीए फाइनल, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल अमेंडमेंट्स लास्ट लेक्चर फॉर मई 2023 एग्जाम्स। सरकार आइए सर, जीएसटी के सारे अमेंडमेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब कस्टम्स के अमेंडमेंट ही बचे हैं। एंड सर कस्टम्स के अमेंडमेंट कुछ खास नहीं है, बहुत कम अमेंडमेंट है। इनफैक्ट दो ही जगह अमेंडमेंट है सर, बताया तो मैं आपको, वो भी कोई खास नहीं सर। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर सेक्शन नंबर 51B 51A सर, सेक्शन नंबर 51A इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सरकार आपको पता है कस्टम्स के अंदर भी कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को भी इंप्लीमेंट कर दिया। पर फॉर द टाइमिंग गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन दिया और नोटिफिकेशन के थ्रू बोल दिया कि रुक जाओ साहब, टिल 29th of November 2022, टिल 29th November 2022 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के यूज को गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है, एग्जाम कर दिया साहब, अभी इसको आप यूज नहीं करेंगे। जैसे नॉर्मल वे में आप अब तक ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी एनी अदर अमाउंट जैसे पे कर रहे थे वैसे आप पे करिए, कोई दिक्कत नहीं सर, पढ़ लीजिए। द सीबीआईसी हैज exempted the deposits pertaining to all classes of persons and all category of goods from the provisions of section number 51A from 1st June 22 till 29th of November 2022। मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के ऑपरेशन को गवर्नमेंट ने शिफ्ट कर दिया सर, टिल 29th नवंबर 22 एग्जाम कर दिया। अब 30 नवंबर से हम चालू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ओके, एक बात हुई है। अब सर 30 नवंबर से भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के ऑपरेशन को चालू करेंगे तब सर उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दे दिया कि सर 30 नवंबर 2022 से जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का ऑपरेशन चालू होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज करना कंपलसरी सबके लिए कर दिया, तो वहां गवर्नमेंट ने अपना पावर यूज करके बोला कि इन केस में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज करना जरूरी नहीं है। यहां पर गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखा। जैसे फॉर एग्जांपल बैगेज, सर आउट ऑफ इंडिया से कोई पर्सन आ रहा है, उसके पास बैगेज है और बैगेज में मान लो कोई गुड्स ऐसा है विच आर ड्यूटेबल, अब ड्यूटी पे करना है साहब, उसके वो जो पैसेंजर बाहर से आ रहा है, एंड कंज्यूमर एक तरह से, सर उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कहां से आएगा साहब? वो रेगुलर इंपोर्टर एक्सपोर्टर तो है नहीं, उसका कोई आईसी कोड तो है नहीं सर। तो वहां पे इस तरह के केसेस में गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है, ओके जान दो साहब। तो यहां पर गवर्नमेंट बोला द सीबीआईसी हैज specified certain deposits which are exempted from the provisions of payment through electronic cash ledger first with respect to goods imported or exported in customs station where customs automated system is not in place। सर ऐसा कोई कस्टम स्टेशन है जहां पे कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम अब तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो सर ऐसे केस में वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट ना हो पाएगा, तो उनको एग्जाम कर दिया। सेकेंड, विथ रेस्पेक्ट टू अकम्पनीड बैगेज, आप साहब बैगेज लेके आ रहे हो, उस पर कोई कस्टम लगना है तो उस टाइम इमीडिएटली आप बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू जैसे आप पे कर सकते हो वैसे पे कर दो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की जरूरत नहीं है। थर्ड, अदर देन दोज यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ, मतलब इन 4 कैटेगरी ऑफ ड्यूटी, टैक्स, इंटरेस्ट वगैरह के अलावा कोई और पेमेंट अगर कस्टम में करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एग्जम्प्ट है। मतलब कुल मिला के इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज करना कंपलसरी, एक तरह से ये हो गया सर। ये बोला कि इनके अलावा सब एग्जम्प्ट है, मतलब ये एग्जाम नहीं है, पढ़ना। Any duty of customs including cesses and surcharges levied as duties of customs, IGST, GST compensation cess 3739 जो था, interest, penalty, fee or any other amount payable under the said act or the Customs Tariff Act 1975। तो सर इन टैक्सेस को, इन ड्यूटीज को ABCD में जो लिखा है, ABCD में जो लिखा है, इनको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना कंपलसरी। इसके अलावा कोई और पेमेंट अगर है तो सर उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है, एग्जम्प्ट है। ओके, तो अकम्पनीड बैगेज उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज नहीं करना सर। ऐसा कोई कस्टम स्टेशन जहां पे कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम ऑपरेट नहीं हुआ अब तक, इंप्लीमेंट नहीं हुआ अब तक, वहां पे आप वैसे भी ऑनलाइन पे, वहां पे वैसे भी आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि वहां के कस्टम स्टेशन को सर कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम लिंक ही नहीं, तो कैसे काम हो पाएगा सर वहां पे। एंड सर ड्यूटीज ऑफ कस्टम 3739, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट पेएबल, सर इनके अलावा कोई और पेमेंट अगर है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को एग्जाम कर दिया। मतलब कुल मिला के कोई खास बात नहीं। आई होप यू गॉट द पॉइंट सर। आइए बच्चों, सेकंड जो अमेंडमेंट है, जो आपको पता है ये रूल्स बार बार अभी अमेंड हो रहे, अभी तक सेटल नहीं हुए, बार बार इसमें इंप्रूवमेंट कर रही है गवर्नमेंट। वो रूल्स कौन से सर? कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज रूल्स 2022। इन रूल्स को सब्स्टिट्यूट किया है, रिप्लेस किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 9th of September 2022। अच्छा, ये रूल्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं,
सारे के सारे रूल्स चेंज नहीं हुए, केवल इसके अंदर क्या किया, दो तीन छोटे छोटे अमेंडमेंट किए, प्लस ये स्पेसिफाइड एंड यूज वाला जो पॉइंट है वो ऐड कर दिया इन रूल्स में कि अगर आप कंसेशनल रेट पे गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो सर स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो भी चलेगा सर, तो भी ये रूल्स ही फॉलो करने हैं आपको। क्लियर? तो इन रूल्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, नए रूल्स ड्राफ्ट कर दिए सर। क्लियर? वैसे मेरे पास लास्ट में एक सर्कुलर के थ्रू गवर्नमेंट ने बताया कि हमने इन रूल्स को रिप्लेस किया, तो अल्टीमेटली हमने क्या क्या अमेंडमेंट किया इन रूल्स को रिप्लेस करके, क्या एनहांस हुआ, क्या चेंज हुआ, उसका समरी भी है मेरे पास यहाँ पे। पर मैं चाहता हूं एक बार हम पूरे रूल्स देख ले सर। ओके, देखना सर ध्यान से। अच्छा, ये जो रूल्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ये वही रूल्स है, हल्का फुल्का चेंज है, कोई मेजर चेंज नहीं है सर। मैं तुम्हें समझा देता हूं सर सिस्टम क्या है सर। मान लो एग्जांपल ले लेता हूं, वही जो लेक्चर्स मैंने आपको दिया है सर, और जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया मेरे से वो भी समझ लेंगे इस पॉइंट को आराम से, रूल्स समझ में आएंगे 2 मिनट में सर आपको। मान लो प्लास्टिक के इंपोर्ट करने पे कस्टम्स एग्जम्प्ट है, अगर वो ये पेंसिल बनाने में काम आया तो, या पेन बनाने में काम आया तो सर कंडीशनल एग्जम्पशन है। देखो सर सेक्शन नंबर 25 में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी गुड्स पर एग्जम्पशन दे सकता है। एग्जम्पशन में भी कंडीशनल और अनकंडीशनल। मान लो कोई कंडीशनल एग्जम्पशन दिया कि ये प्लास्टिक के इंपोर्ट पे कस्टम एग्जम्प्ट होगा अगर इसका यूज इस पर्पस के लिए अगर आपने इंपोर्ट किया तो ही एग्जम्पशन, अदरवाइज एग्जम्पशन नहीं है। तो सर क्वेश्चन क्या आता है, मान लो मैंने प्लास्टिक इंपोर्ट किया, अब मेरी फैक्ट्री पेंसिल की है, इसके लिए प्लास्टिक इंपोर्ट किया तो कस्टम्स एग्जम्प्ट है, भले वो फुली एग्जम्प्टेड हो, पार्शियली एग्जम्प्शन हो, कुछ भी है सर, बेनिफिट है कुल मिला के। कंसेशनल रेट पे इंपोर्ट करना अलाउड है मेरे को, पर सर वो तभी अलाउड है जब वो प्लास्टिक यूज मारा है इस पेंसिल को बनाने के लिए सर। अब सर मुंबई पोर्ट से जब मैं गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कराऊंगा, मेरी फैक्ट्री मान लो उदयपुर राजस्थान में, हाउ द मुंबई ऑफिसर, the customs officer who is located at Mumbai customs station, how he will control that whether I am going to use this use that plastic for manufacture of the specified purpose or not, and whether I will use it or not, how he will control. He is located in Mumbai and my factory is located in a place which is far away from Mumbai, which is located at Udaipur. उसके लिए प्रोसीजर यहाँ दिया हुआ है साहब, समझे मेरी बात? कल को मैंने प्लास्टिक को क्लियर करा दिया फॉर होम कंजम्पशन और मैंने कंसेशनल रेट पे क्लियर करा दिया, मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं पेंसिल बनाऊंगा इसको यूज करके, और मैंने पेंसिल नहीं बनाया और मैंने तो प्लास्टिक एज इट इज बेच दिया, हाउ दैट कस्टम ऑफिसर विल कम टू नो? उसके लिए प्रोसीजर यह दिया हुआ साहब। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, वापस दे दिया मैंने आपको, सो दैट ये लिंक हो जाए रूल्स आपके लिए। ओके, प्लस 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 इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी तो हो ही गया, और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज। अच्छा, ये भी हो सकता है साहब कि जैसे कोई ड्रग्स है, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकल, कोई ड्रग्स है, दवाई ड्रग्स, मतलब केवल वो मत समझो आप वो नसड़ियो सर। पॉइंट मेरा आपसे ये है कि सर किसी ड्रग के इंपोर्ट को बैन किया हुआ गवर्नमेंट ने, मना किया हुआ साहब, नहीं कर सकते इंपोर्ट, पर ये पर्टिकुलर मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है, ये इंडस्ट्री है जो दवाई मैन्युफैक्चर करती है, आप वो ड्रग इंपोर्ट कर रहे हो और स्पेसिफिकली उन लोगों को सप्लाई ही करोगे, किसी और को सप्लाई नहीं करोगे, वो स्पेसिफाइड एंड यूज गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। अब आपने अगर वो ड्रग को उस पर्पस के लिए इंपोर्ट किया तो अलाउड है, अदरवाइज ड्रग का इंपोर्ट करना अलाउ ही नहीं है। मान लो ऐसा कोई गुड्स है, कस्टम एग्जाम नहीं है, कस्टम तो जो लगना लगेगा साहब, उसका इंपोर्ट ही बैन था, उसका इंपोर्ट अलाउ किया किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब मेरा पॉइंट ये है कि आप उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, अब सर हाउ द मुंबई कस्टम इंपोर्ट ऑफिसर विल कंट्रोल कि मैं उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर रहा कि नहीं कर रहा? सर उसने तो क्लियर करा दिया सर, उसके बाद वो क्या रोज आएगा क्या मेरी फैक्ट्री पे? हाउ दे विल कंट्रोल? तो उसके लिए भी ये सेम रूल्स अप्लाई होंगे साहब। तो ये रूल्स वहां उस केस में भी अप्लाई कर दिए इन्होंने। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग रूल्स को मॉडिफाई कर दिया, ऐड ऑन कर दिया। मॉडिफाई तो क्या ऐड ऑन किया कुछ पॉइंट्स, और सर ये नए रूल्स बन गए। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात एप्लीकेशन, दिस रूल्स शैल अप्लाई वेयर अ नोटिफिकेशन प्रोवाइड्स फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस रूल्स। नोटिफिकेशन लिखा है कि ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। सेकंड, ये रूल अप्लाई होंगे वेयर एन इंपोर्टर इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एनी नोटिफिकेशन एंड सच बेनिफिट इज डिपेंडेंट अपॉन द यूज ऑफ द गुड्स। आप उसका यूज इस पर्पस के लिए करेंगे। Clear? Use of the goods imported being covered by that notification for the manufacture of any commodity or for provision of any output service or for being put to a specified end use। कि आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया तो उसका यूज यही होना चाहिए,
अच्छा, आई में भी सर्विस सप्लायर ऑल्सो, अगर सर्विस सप्लायर के लिए बेनिफिट दे रखा है कि मान लो आपने आईपैड इंपोर्ट किया कोचिंग पढ़ाने के लिए, तो आईपैड पे कस्टमर एग्जाम्प्ट है सर, तो सर आईपैड पे काम आना चाहिए सर, हाँ है ना, तो आईपैड काम आना चाहिए कोचिंग सर्विसेज के लिए, तो दैट वे तो मैंने एग्जांपल भले प्लास्टिक से मार्कर बनाने के लिए दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दिस रूल्स आर ओनली फॉर मैन्युफैक्चरर, दिस आर फॉर मैन्युफैक्चरर, सर्विस सप्लायर्स एज वेल एज अ पर्सन हु इज सप्लाइंग द गुड्स टू अ स्पेसिफाइड एंड यूज पर्सन, उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड एंड यूज रेसिपिएंट। ओके सर, डेफिनेशंस दे रखी है, कैपिटल गुड्स मींस द गुड्स व्हिच आर, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, हमने पढ़ा था पहले भी, विच आर कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर भी एक बार फटाफट देख लेते सर हम, ये रूल्स जो है ना सर, मैं सारे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको फटाफट लिंक हो जाए, तो मैं रूल्स जहां अमेंडमेंट होगा वहां एम्फेसिस करेंगे, बाकी रूल्स को हम फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेंगे सर। ओके, डेट ऑफ इंपोर्ट जिस दिन क्लियरेंस का ऑर्डर मिला अंडर सेक्शन 47, देन जॉब वर्क, अरे जो ट्रीटमेंट प्रोसेस करता है किसी और की गुड्स पर, क्लियर सर, मैन्युफैक्चर करता है या कोई प्रोसेस करता है सर, एंड जॉब वर्कर टर्म विल बी कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंगली सर, क्योंकि जॉब वर्कर के लिए गुड्स भेज सकते हो आप, आपने इंपोर्ट किया प्लास्टिक, जॉब वर्कर क्या भेज रहे हो, तो उसका भी प्रोसीजर दे रखा है सर आगे। ज्यूरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर मतलब जो आप पे कंट्रोल करेगा, मेरी फैक्ट्री का उदयपुर में, वहां मैं गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, या मेरे जॉब वर्कर का प्लेस का है उदयपुर में, या सर्विस सप्लायर का ऑफिस कहां पर जहां पे वो गुड्स को यूज करने वाला है उदयपुर में, तो मेरा ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर उदयपुर वाला कहलाएगा। पढ़े, ज्यूरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर मींस an officer of the customs of a rank equivalent to the rank of superintendent or an appraiser exercising jurisdiction over the premises where either the goods imported shall be put to use for manufacture or for rendering output service, or the primary address is specified in the importer exporter code issued by the DGFT, Director General of Foreign Trade, in other cases। क्लियर, मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है तो सर उसका जो प्रीमाइसेस है वो, नहीं तो अदर केसेस में जहां पे आईईसी कोड का प्राइमरी एड्रेस दे रखा है, जैसे स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, क्लियर, तो उन सब केस में जो आपका प्राइमरी एड्रेस है आईईसी कोड के अंदर वो, क्लियर। आउटपुट सर्विस मतलब कोई भी सर्विस आप सप्लाई कर रहे हो एक्सक्लूडिंग आफ्टर सेल सर्विस। देन स्पेसिफाइड एंड यूज जो इस बार एड हुआ है सर, मींस डीलिंग विद द गुड्स इंपोर्टेड, वो ड्रग्स वाला एग्जांपल ध्यान रखो, dealing with the goods imported in a manner specified in the notification and includes supply to the intended person। जैसे आप इन ड्रग मैन्युफैक्चरर को ही सप्लाई कर सकते हो या किसी 100% ईओयू को ही सप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई नोटिफिकेशन में कंडीशन, तो वो इंटेंडेड पर्सन को सप्लाई करने के लिए आपने इंपोर्ट किया, एंड द टर्म एंड यूज रेसिपिएंट शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। ओके ठीक मालिक। रूल नंबर 4 अब सर शुरू हो रहा है बात। सबसे पहली बात मैं तुम्हें समझाता हूँ, फटाफट ध्यान देना, इस रूल में कोई चेंज नहीं सर, मैं बताता हूँ आपको क्या है इसमें पॉइंट। सर सिंपल सा बात ये है कि जब भी आपको, मैं एग्जांपल वही प्लास्टिक से मार्कर बनाने वाला ले रहा हूं, अगर आपको कभी भी वो इंटेंडेड यूज वाला गुड्स इंपोर्ट करना है, क्लियर, तो सर ये नोटिफिकेशन जिसमें बोला कि आपको ये नोटिफिकेशन फॉलो करना, ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ये रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे, तो ऐसे कोई गुड्स अगर आप इंपोर्ट करो तो सबसे पहले बिफोर इंपोर्टेशन सर एक वन टाइम प्रायर इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा ऑन दी कस्टम पोर्टल, कस्टम का कॉमन पोर्टल isget.gov.in, वहां जाएंगे आप, एक फॉर्म दे रखा है सर, फॉर्म दे रखा है IGCR1। IGCR फुल फॉर्म क्या है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। देखिए सर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट, क्लियर, IGCR1 सर, कंटेनिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा सर क्या होगा, आप एक फॉर्म दे रखा है, उसमें सारी डिटेल आपके बारे में पूछ रखा है सर, आपने कौन सा गुड्स इंपोर्ट करना है, क्या आउटपुट गुड्स, क्या आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, जॉब वर्कर अगर है तो उसका एड्रेस, आपका एड्रेस, डिटेल्स आपका, क्लियर, ये सब पूछेंगे सर आपसे। ओ 2 मिनट को, फिर क्या होगा सर, ये जैसे इन्फॉर्मेशन हमने फिल करी, आपको एक नंबर मिल जाएगा, IN नंबर, इंपोर्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बेटा, क्लियर, वो मिल गया, प्लस एक रनिंग बॉन्ड अकाउंट, आप बॉन्ड आप साइन करेंगे आपके ज्यूरिसडिक्शनल ACDC से सर, क्लियर। अब जब भी आपको गुड्स इंपोर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, जब भी आप इंपोर्ट के लिए कस्टम क्लियरेंस के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, उसके अंदर वो IN नंबर प्लस बॉन्ड, रनिंग बॉन्ड अकाउंट नंबर आप उसमें मेंशन कर देंगे। सर कस्टम ऑफिसर देख लेगा, साहब इसने बॉन्ड भी साइन किया हुआ है, इसने सर IN नंबर भी ले रखा है साहब, इसका मतलब इसका ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर कंट्रोल कर लेगा। हाँ है ना भाई, क्या हुआ, मैंने उदयपुर के ऑफिसर के साथ बॉन्ड साइन करा हुआ है कि इन गुड्स को मैं इंपोर्ट करूंगा, इंटेंडेड पर्पस के लिए करूंगा, और मैंने अपनी सारी डिटेल्स भी ऑनलाइन IGCR1 में फिल कर दी। तो ना मुंबई पोर्ट पे जब गुड्स आएगी तब मैं बिल ऑफ एंट्री जब फाइल करूंगा, वहां पे वो IN नंबर और बॉन्ड नंबर में जब लिखूंगा तो वो मुंबई के ऑफिसर को ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि सर इसने ऑलरेडी प्रायर इंफॉर्मेशन दे रखी है उदयपुर के ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सर अब जैसे ही वो देखेगा कि यस उदयपुर के ऑफिसर के कंट्रोलिंग में गुड्स आ जाएगी, वो कस्टम क्लियरेंस अलाउ कर देगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जितना कस्टम का बेनिफिट मेरे को मिला उतना रनिंग बॉन्ड अकाउंट जो था उतना डेबिट हो जाएगा सर।
एंड सर जैसे गुड्स यहाँ पे आएगा, मेरे को मंथली, मेरे को प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने प्लस मंथली बेस पे एक सर रिटर्न, एक स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा मेरे को डिपार्टमेंट को ऑनलाइन, जिससे डिपार्टमेंट कंट्रोल कर पाएगा कि जो गुड्स मैंने इंपोर्ट करी थी उसको इंटरनेट यूज के लिए यूज किया कि नहीं किया, एंड कभी भी आके वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं साहब. तो दिस इज हाउ उदयपुर के ऑफिसर्स विल कंट्रोल वेदर आई एम यूजिंग द इंपोर्टेड गुड्स फॉर द इंटेंडेड पर्पज और नॉट. और अगर मैं कुछ गड़बड़ करता हुआ पकड़ा गया तो ऐसे केस में आई शैल बी लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ ड्यूटी विच वाज एग्जम्प्टेड अलोंग विद द इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी. समझे मेरी बात? तो दीज आर द पर्पस बिहाइंड दीज रूल्स. ये मैंने मोटा मोटी आपको समझाया. अब पढ़ लीजिए फटाफट. इंपोर्टर टू गिव वन टाइम प्रायर इंफॉर्मेशन. द इंपोर्टर शैल प्रोवाइड वन टाइम प्रायर इंफॉर्मेशन ऑन द कॉमन पोर्टल इन फॉर्म नंबर IGCR1 containing the following particulars, namely name and address of the importer and his job worker if any. The goods produced or process undertaken at the manufacturing facility of the importer or his job worker if any. Then सर ये तो आप आउटपुट गुड्स क्या बनाते हो, देन आपको कौन सी गुड्स यूज करनी है इंपोर्टेड. नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड used in manufacture of the goods at the premises of the importer or the job worker if any. Particulars of the notification applicable on such import. कि भाई ये नोटिफिकेशन नंबर है जो एप्लीकेबल है इसके इंपोर्ट पे कस्टम एग्जाम करने के लिए या इस पर्पस के लिए. नेचर ऑफ आउटपुट सर्विसेज रेंडर्ड यूटिलाइजिंग द गुड्स इंपोर्टेड. पर्टिकुलर्स ऑफ प्रीमाइसेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन केस ऑफ यूनिट ट्रांसफर. अगर आप ब्रांच ट्रांसफर करो किसी गुड्स का तो कौन से प्रीमाइसेज के लिए, कौन सा प्रीमाइसेज है जहां पे आप ब्रांच ट्रांसफर करेंगे उसका डिटेल. देन डिटेल्स ऑफ एंड यूज रेसिपिएंट. अगर वो एंड यूज रेसिपिएंट को बेचने वाले हो एज पर टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन इन केसेस वेयर गुड्स इंपोर्टेड आर सप्लाइड फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज एंड इंटेंडेड पोर्ट्स ऑफ इंपोर्ट. क्लियर? ये सब इंफॉर्मेशन आप दोगे. वन टाइम इंफॉर्मेशन है, बार बार नहीं देना है. IGCR1. हाँ, इन इंफॉर्मेशन में अगर कोई चेंज है तो आप इसको अपडेट कर सकते हो इस फॉर्म के थ्रू. सर वो एक अलग बात है सर. अच्छा, जैसे ये इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट हुई, एक आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी IGCR notification identification number IN number shall be generated against such information. Import of goods at concessional rate of duty identification number IN number will be generated against such information. However, such information may be updated on the common portal in case there is a change in details furnished in form number IGCR1. अच्छा, मेरा एड्रेस चेंज हो गया, क्लियर, या किसी भी कारण से कोई अपडेट करना है मेरे को इन्फॉर्मेशन, आई कैन डू सो. क्लियर? अब क्या होगा सर? अच्छा, ये तो हो गया ऑनलाइन प्रोसीजर. एक ऑफलाइन भी है सर. सर ऑनलाइन तो आपने फॉर्म भर के डिटेल दे दी डिपार्टमेंट को. अब आपका जुरिस्डिक्शनल ACDC असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो है साहब, वहां जाके आप क्या करेंगे? एक बॉन्ड साइन करेंगे. रनिंग बॉन्ड अकाउंट होगा साहब कि गुड्स आई इंटेंड पर्पस के लिए यूज किया आपने. क्लियर? वापस वो बॉन्ड क्रेडिट हो गया आपका. जितनी गुड्स आपने क्लियर कराई, जितना कस्टम का बेनिफिट लिया, उतने अमाउंट से बॉन्ड डेबिट हो गया. जितने गुड्स इंटेंड पर्पस के लिए यूज कर ली आपने, हम पढ़ेंगे आगे, मंथली रिटर्न फाइल करेंगे, उतना अमाउंट से वापस से बॉन्ड क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. रनिंग बॉन्ड अकाउंट चलता रहेगा सर. एंड उस बॉन्ड में आप लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी बॉन्ड. इसमें आप लिखेंगे कि मैं इस पर्पस के लिए गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं, मेरे को ये कस्टम का बेनिफिट मिला है. अगर मैंने इस इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज नहीं किया तो आई शैल बी लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन अलोंग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम. सिंपल इंटरेस्ट किस दिन से? जिस दिन मैंने गुड्स क्लियर कराई थी फॉर होम कंजम्पशन, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टम उस दिन पे करते हैं. अगर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलता तो उस दिन पे करते ना सर, जिस दिन कस्टम क्लियरेंस कराया, तो वहां से लेके जब आप पे करेंगे तब तक का इंटरेस्ट 15% पर एनम आप पे करेंगे. और हाँ सर, सेकंड एग्जांपल, ड्रग्स का इंपोर्ट करना बैन था, पर वो तो आपको अलाउ किया है इस पर्पस के लिए, स्पेसिफाइड एंड रेसिपिएंट को आप सप्लाई करेंगे, इसके लिए आपने इंपोर्ट किया था. तो ऐसे केस में जितना वैल्यू ऑफ गुड्स था उतना आपको पे करना पड़ेगा. अगर आपने पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए इंपोर्ट किया उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया तो. पढ़ो, इन ऑल केसेस ये बोर्ड में लिखना पड़ेगा आपको, where the notification is other than that provides for an exemption benefit. exemption benefit नहीं दे रहा है, इंपोर्ट अलाउ कर रहा है. मान लो the amount equal to the assessable value of the goods being imported, इतने अमाउंट का बॉन्ड आप साइन करेंगे, विथ इंटरेस्ट आप पे करेंगे इन केस अगर गड़बड़ करते हो आप तो. ओके सर, रूल नंबर 5, अमाउंट प्रोसीजर टू बी फॉलोड. अब साहब क्या होगा? जैसे आपने IGCR1 फाइल किया, आपको IN नंबर मिल गया, कंटिन्यूड बॉन्ड साइन कर लिया आपने. अब आप जब भी इंपोर्ट करेंगे फ्यूचर में, तब आप आपके कस्टम के लिए जब आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेंगे, उसमें बिल ऑफ एंट्री में आप IN नंबर लिख देंगे प्लस बॉन्ड नंबर लिख देंगे. अब सर जो कस्टम पोर्ट, मुंबई पोर्ट पे जो आपके ऑफिसर है कस्टम क्लियरेंस के, उन्होंने जैसे IN नंबर देखा, बॉन्ड नंबर देखा, सर ही विल अलाउ बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन एंड गुड्स का कस्टम क्लियरेंस अलाउ कर देंगे, अगर बाकी सब अदर चीजें कंप्लीट है आपके एंड पे तो. क्लियर? एंड नोटिफिकेशन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा. एंड जितने अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट मिला है
उतने अमाउंट से आपका जो कंटिन्यूटी बॉन्ड है वो डेबिट हो जाएगा साहब। क्लियर। और अगर वो अदर देन एग्जामिशन नोटिफिकेशन था बेटा, मतलब गुड्स एग्जाम नहीं है पर वो याद है ड्रग्स इंपोर्ट किया तो, या फिर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया जिसको 100% यूएई को ही सप्लाई करना है, तो जितना वैल्यू का गुड्स था उतने वैल्यू से बॉन्ड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा सर आपका। क्लियर। और बॉन्ड ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा सब इसमें। सारा सिस्टम ऑनलाइन चल रहा है क्योंकि आपने बिल ऑफ एंट्री जो फाइल करनी है वो भी ऑनलाइन फाइल करनी है इलेक्ट्रॉनिकली। आईएन नंबर लिखा है उसमें, तो लिंक है सारी चीजें बेटा। क्लियर। डन। अब कस्टम क्लियरेंस हो गया सर, अब अपने यहाँ पे गुड्स लेके आएंगे। आपके यहाँ जब गुड्स आएगी तब आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेंगे सर। प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने एज टू क्लियरली इंडिकेट द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड, क्वांटिटी एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इन relevant premises, quantity of such goods consumed including the quantity used domestically for manufacture, quantity exported if any to fulfill the intended purpose, and quantity of the goods sent to end use recipient। क्लियर। मतलब जिस पर्पज के लिए आपने इंपोर्ट किया उसमें कितना यूज आया सर आपके लिए। देन क्वांटिटी ऑफ द गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क एंड द नेचर ऑफ जॉब वर्क कैरिड आउट, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स रिसीव्ड आफ्टर द जॉब वर्क, कितनी भेजी कितनी वापस आई, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स री एक्सपोर्टेड इफ एनी अंडर रूल नंबर 10, आगे रूल नंबर 10 पढ़ेंगे कि 6 महीने में गुड्स यूज नहीं आ रही है, डिफेक्टिव है या एक्सेस क्वांटिटी में आगे तो आप री एक्सपोर्ट कर सकते हो सर, हम आगे पढ़ेंगे सर। क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, क्लियर, अकॉर्डिंग टू बिल्स ऑफ एंट्री ये कितनी है, एंड आपके जुरिस्डिक्शनल एसडीसी कभी भी अगर आपसे इंफॉर्मेशन मांगते तो आपको ये सारे रिकॉर्ड्स उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। क्लियर। अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सर। प्लस प्लस सर ध्यान रखना बेटा, सिंस आपको जितना भी रिकॉर्ड रखने वो सब क्वांटिटी बेस रखने सर। मान लो 1 लाख यूनिट्स आपने इंपोर्ट करी तो 1 लाख का पूरा हिसाब आपके पास होना चाहिए सर, क्योंकि ये स्पेसिफिक एग्जाम्पशन लेके या कोई स्पेसिफिक बेनिफिट लेके आपने गुड्स को इंपोर्ट किया तो उसकी क्वांटिटी स्पेसिफिक कंट्रोल में रहनी चाहिए सर, कहीं और गड़बड़ नहीं होना चाहिए सर। इसलिए अगर कभी खुदा ने कहा था 1 लाख यूनिट्स आपने इंपोर्ट करी और आपको जो रिसीव हुई आपकी प्रोमिसेस में तब केवल 70,000 यूनिट्स ही आई सर, 30,000 कहीं शॉर्ट अनलोड हुई या नहीं आई गुड्स, तो ऐसे केस में इमीडिएटली इंफॉर्मेशन दे देना सर, नहीं तो कल को ये माना जाएगा कि आपने वो 30,000 मिस यूज किया सर। पढ़ लो। हाउएवर इन केस ऑफ नॉन रिसीट और शॉर्ट रिसीट ऑफ गुड्स imported in the relevant premises, the importer shall intimate such non-receipt or short receipt immediately on the common portal in form number IGCR 2 कि मेरे को इतनी क्वांटिटी शॉर्ट रिसीव हुई है, नहीं रिसीव हुई साहब, so that कल को उस पर ब्लेम नहीं आए। Then the importer shall submit a monthly statement on the common portal in form number IGCR 3 by 10th of the next month, अगले महीने की 10 तारीख तक सबमिट करना पड़ेगा। However, अब सुनना बच्चों ध्यान से, इसका एक बेनिफिट बताता हूं मैं आपको। ये जो मंथली स्टेटमेंट आप सबमिट करेंगे, स्टॉक स्टेटमेंट इन आईजीसीआर 3, उसमें जितनी गुड्स, देखो आपने जब गुड्स इंपोर्ट करी होगी उस पर जो कस्टम का बेनिफिट मिला होगा उतने अमाउंट आपका बॉन्ड डेबिट हो गया सर। क्लियर। अब सर बॉन्ड अमाउंट जो आपका था वो था मान लो 1 करोड़ का, उसमें जो कस्टम का बेनिफिट ले चुके वो ऑलरेडी 1 करोड़ का पूरा ले चुके सर आप। क्लियर। अब जैसे ही आईजीसीआर 3 फाइल करेंगे आप बोलेंगे कि इतना गुड्स मेरे इंटेंडेड पर्पज के लिए काम आ चुका है, तो उतने रिटर्न में लिख दिया आपने कि कितना गुड्स कंज्यूम हुआ जिस पर्पज के लिए आपने इंपोर्ट किया उस पर्पज के लिए बेटा। क्लियर। इंटेंडेड पर्पज में काम आ गया साहब, तो ऐसे केस में उन गुड्स पर उतनी क्वांटिटी पे जितना आपका कस्टम का बेनिफिट था सर वो आपने एक्चुअली यूज किया, तो बॉन्ड उतने से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा सर वापस से। तो मान लो 1 करोड़ का बॉन्ड था, अब उसमें से गुड्स आपने ऑलरेडी जो पर्पज के लिए इंपोर्ट किया उस पर्पज के लिए यूज कर ली सर, वो जो क्वांटिटी थी वो थी, उस पर जो कस्टम का बॉन्ड था वो मान लो था 40 लाख रुपए का, तो 40 लाख से बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा सर। तो 1 करोड़ का बॉन्ड था, 1 करोड़ ऑलरेडी आपने कंज्यूम कर लिया, 40 लाख से वापस क्रेडिट हो गया। अब सर मतलब कुल मिला के अभी बॉन्ड का अमाउंट हो गया 60 लाख रुपए, इसका मतलब 40 लाख का अभी भी इसको आप फर्दर और इंपोर्ट कर सकते हो, आप रेगुलरली इंपोर्ट कर सकते हो सर, 40 लाख के कस्टम के बेनिफिट तक आप गुड्स और इंपोर्ट कर सकते हो। पर मान लो अब आईजीसीआर 3 कब फाइल करेंगे सर आप, 10th अप टू 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड होने के बाद, जनवरी महीने की बात कर रहा हूं मैं सर आपसे, तो आप 10 फरवरी तक फाइल करेंगे सर, और ऑब्वियसली 31 जनवरी के बाद ही करेंगे सर आप, तो उससे पहले तो करेंगे नहीं सर आप। अब सर मान लो बॉन्ड अमाउंट आपका 1 करोड़ था और पूरा पूरा कंज्यूम हो गया, अब आप आईजीसीआर 3 फाइल करेंगे अगले महीने में, अभी चल रहा है 15th ऑफ जनवरी मान लो। अब सर 31 जनवरी के बाद ही आप आईजीसीआर 3 फाइल कर पाएंगे और उसके बाद ही आपका बॉन्ड क्रेडिट हो पाएगा, पर उससे पहले ही मान लो कुछ गुड्स आपने इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज कर लिया 15th ऑफ जनवरी तक, अगर मान लो आपको पहले ही ये आईजीसीआर 3 फाइल करने का ऑप्शन दे दे तो आपका बॉन्ड अकाउंट उतने अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा जितना आपने इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज कर लिया गुड्स को, है ना। तो उससे क्या होगा, जैसे ही बॉन्ड अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया उतने अमाउंट का स्कोप वापस बढ़ गया आपके सर बॉन्ड अमाउंट में, सो दैट आप बॉन्ड अकाउंट में, सो दैट आप
फ्यूचर जो इंपोर्ट करना है, फर्दर जो इंपोर्ट करना है, वो जनवरी महीने में भी कर सकते हो सर आप, वरना अभी तो आपका बॉन्ड अकाउंट पूरा ब्लॉक है सर। इसलिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे दी। However, the importer may submit details of the goods consumed in form number IGCR 3A at any point of time for immediate recredit of the bond, which shall become part of the monthly statement of the subsequent month. आपको वापस से सारी डिटेल फाइल नहीं करनी पड़ेगी, मंथली डिटेल का पार्ट ही बन जाएगा, पर मंथ के बीच में अगर आपको सबमिट करना हो तो इन IGCR 3A में कर सकते हो, सो दैट आपका रनिंग बॉन्ड अकाउंट रिक्रेडिट हो जाएगा इमीडिएटली, और उतने अमाउंट का कस्टम बेनिफिट वाला गुड्स आप और इंपोर्ट कर सकते हो उसी महीने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर आपको। क्लियर? ये एक नया बेनिफिट दिया, नया ऑप्शन दिया, सो दैट मंथ के बीच में अगर आपको बॉन्ड अकाउंट को रिक्रेडिट करना हो तो इसके थ्रू कर सकते हो सर आप, जितनी गुड्स का आप यूज कर चुके हो इंटेंडेड पर्पस के उतने गुड्स के लिए रेस्पेक्ट में सर। ओके, चलिए सर। अब सर रूल नंबर 7 बोलता है प्रोसीजर फॉर अलाउइंग गुड्स फॉर जॉब वर्क। सेम रूल है सर, पहले जो था वही है, भी कोई चेंज नहीं सर। सबसे पहली बात, अगर आपको जॉब वर्कर भेजना है, जॉब वर्कर की डिटेल्स वो सर आपने IGCR 1 जो फाइल किया था उसमें आप ऑलरेडी दे चुके हो। नया जॉब वर्कर है तो सर IGCR 1 वापस फाइल करके अपडेट कर देना इन्फॉर्मेशन। अब जॉब वर्कर क्या गुड्स भेज रहे हो, सबसे पहली बात ये सर आपका जो रिकॉर्ड्स है डेली बेस पे जो स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो उसमें एंट्री करनी पड़ेगी कितना गुड्स जॉब वर्कर के गया है। क्लियर? और जो गुड्स भेजोगे आप अंडर द कवर ऑफ अ इनवॉइस या ईवे बिल के थ्रू ही भेजोगे सर, और उसमें मेंशन करोगे क्या डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स सेंट। क्लियर? प्लस मंथली जो स्टेटमेंट सबमिट करते हैं हम उसमें इंफॉर्मेशन आएगी सर। प्लस ध्यान देना बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच गुड्स कैन बी सेंट टू अ जॉब वर्कर शैल बी 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और ईवे बिल। 6 महीने के अंदर अंदर गुड्स आ जाना चाहिए सर। क्लियर? ये 6 महीने का इंपोर्टेंस आगे बताऊंगा मैं आपको सर रूल नंबर 10 के टाइम पे। ओके, प्लस सर ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट सर, if the importer is unable to establish that the goods sent for job work have been used as per the particulars mentioned in rule number 4, जिस पर्पस के लिए इंपोर्ट किया था उस पर्पस के लिए यूज आया कि नहीं आया, अगर वो एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा इंपोर्टर, मतलब जॉब वर्कर क्या कोई गड़बड़ हुई है, then the jurisdictional custom officer shall take necessary action against the importer अंडर रूल नंबर 11 और 12। सर ध्यान देना, जॉब वर्कर ने भी कोई गलती करी है, ये माना जाएगा इंपोर्टर इन्वॉल्व, और इंपोर्टर से हम रिकवरी करेंगे, जॉब वर्कर को हम नहीं जानते साहब, हम तो इंपोर्टर, आपने बॉन्ड साइन किया ना, हम आपसे लेंगे पैसे। क्लियर? एंड द जॉब वर्कर की जिम्मेदारी है, द जॉब वर्कर शैल मेंटेन एन अकाउंट ऑन रिसीट ऑफ एन अकाउंट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरटेकन देयरऑन एंड द वेस्ट जनरेटेड इफ एनी ड्यूरिंग सच प्रोसेस। The job worker shall produce the account detail before the jurisdictional custom officer as and when required by the said officer। जब भी इंफॉर्मेशन मांगेगा देना पड़ेगा साहब। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब वर्क वो इन गुड्स को वापस से भेज देगा। सर विल सेंड द प्रोसेस गुड्स टू द इंपोर्टर और टू अनदर जॉब वर्कर एज डायरेक्टेड बाय द इंपोर्टर। मैंने बोला कि सर मेरे यहाँ से मेरे यहाँ मत भेजो, दूसरे जॉब वर्कर के भेज दो, वहां भेजेगा सर। फॉर कैरिंग आउट द रिमेनिंग प्रोसेस इफ एनी अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस और ईवे बिल। क्लियर? डन। तो सर वहां से जब वापस आएगा तब इनवॉइस के कवरेज में या फिर ईवे बिल साथ में होगा, जिसमें डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स लिखी होगी, और गुड्स आएगी या तो मेरे पास, मैं इंपोर्टर था, या फिर वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर। कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर? डन। कोई खास बात नहीं। मैक्सिमम टाइम कितना है? 6 महीने। कोई गड़बड़ पाएगा तो इंपोर्टर लायबल है सर, पर जॉब वर्कर रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे। ओके सर। रूल नंबर 8, प्रोसीजर फॉर अलाउइंग इंपोर्ट गुड्स फॉर यूनिट ट्रांसफर। आपकी दूसरी यूनिट में कोई ट्रांसफर करना है, गुड्स को ब्रांच ट्रांसफर होता है, फर्दर प्रोसेसिंग वहां पे होती है सर, तो भेज सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो ऊपर हमने जॉब वर्कर के लिए पढ़ा सेम पॉइंट यहाँ लिखा है, बस यहाँ मैक्सिमम टाइम लिमिट 6 महीने का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, क्योंकि सर 6 महीने का इंपोर्टेंस हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वैसे भी गुड्स इंपोर्ट करने के बाद 6 महीने के अंदर आपको यूज करनी पड़ती है, नहीं यूज करी तो बेनिफिट विड्रॉल पे करो विद इंटरेस्ट। समझे? ठीक है, पढ़ो। प्रोसीजर फॉर अलाउइंग गुड्स इंपोर्टेड गुड्स फॉर यूनिट ट्रांसफर, द इंपोर्टर शैल मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स। सर कितनी गुड्स यूनिट ट्रांसफर में आपने भेजी है, क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन लिखेगा, प्लस सर मंथली जो स्टेटमेंट सबमिट होता है उसमें भी इंफॉर्मेशन आती है, प्लस सर इनवॉइस या ईवे बिल के कवरेज में गुड्स जाएगा जिसमें गुड्स का डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी लिखा होगा सर। एंड सर प्रॉपर जब आप गुड्स भेज रहे हो तो मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, प्रोड्यूस द अकाउंट डिटेल्स बिफोर द जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेट प्रोसेस गुड्स हमारे यहाँ पे मंगा लो या फिर जॉब वर्कर के भेजनी, जॉब वर्कर के भेज दो साहब। क्लियर? पर ऑल इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। ओके, कोई खास बात नहीं सर, सेम पॉइंट जो जॉब वर्कर के पड़ा वही यहाँ पे था, बस 6 महीने का लिमिट नहीं सर। अच्छा, यूनिट ट्रांसफर में तो है तो अपनी ही ब्रांच, तो अपन लायबल है सर अगर कोई गड़बड़ हुई तो सर। ठीक है सर। प्रोसीजर फॉर सप्लाइंग इंपोर्टेड गुड्स टू द एंड यूज रेसिपिएंट, ये रूल नया ऐड किया सर। जैसे आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करी, उसके लिए कंडीशन है कि ये इन दवाई मैन्युफैक्चरर को ही सप्लाई कर सकते हो आप,
इन फार्मास्यूटिकल कंपनी को सप्लाई कर सकते हो, या फिर ये जो गुड्स आपने इंपोर्ट करी 100% ईओयू को सप्लाई कर सकते हो। तो एंड यूज रेसिपिएंट फिक्स है, उसके लिए आपने इंपोर्ट करी सर। तो ऐसे केस में द इंपोर्टर शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द गुड्स सप्लाइड, सेम रूल है, टू द एंड यूज रेसिपिएंट during the month and mention the same in the monthly statement referred to in sub rule number 6, sub rule 2 of rule number 6। क्लियर? प्रॉपर रिकॉर्ड्स जो आप मेंटेन करते हो उसमें लिखना पड़ेगा इतना गुड्स हमने एंड यूज रेसिपिएंट को भेजा है, और मंथली जो स्टेटमेंट सबमिट करोगे उसमें भी मेंटेन होना चाहिए सर। प्लस जो गुड्स भेजोगे अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस या एवी बिल होना चाहिए, जिसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स मेंशन होनी चाहिए सर। प्लस इन केस ऑफ सप्लाई फॉर रेप्लेनिशमेंट और एक्सपोर्ट अगेंस्ट सप्लाई, द एंड यूज रेसिपिएंट शैल, एंड यूज रेसिपिएंट जो 100% ईओयू था या वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी जिनको ड्रग सप्लाई किए थे आपने, दोज रेसिपिएंट शैल मेंटेन एन अकाउंट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरटेकन देयर ऑन एंड द वेस्ट जनरेटेड इफ एनी ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्रोड्यूस द अकाउंट डिटेल्स बिफोर द jurisdictional custom officer as and when required by the said officer, and produce the relevant details to the importer for fulfilling the benefit under this notification sir। क्लियर? इसमें गुड्स वापस तो आ नहीं रही सर, एंड यूज रेसिपिएंट को आपने भेज दिया। अब वो जब भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको देगा, सो दैट आप नोटिफिकेशन में जो भी कंडीशन लिखी ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी डिपार्टमेंट को, उस इन्फॉर्मेशन को आप सबमिट कर पाए सर। क्लियर? तो सर देखा जाए तो जो ऊपर हमने पढ़ा वही है सर, मतलब प्रोसेसुअल पार्ट है, कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं, टेक्निकल पॉइंट में स्टार्टिंग में समझा चुका हूं सर आपको। फिर रूल नंबर 10, ये अच्छा रूल है सर, री एक्सपोर्ट और क्लियरेंस ऑफ अनयूटिलाइज्ड और डिफेक्टिव गुड्स। मान लो कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया, इन रूल्स का बेनिफिट लिया आपने, पर गुड्स एक्सेस क्वांटिटी में आ गई, आप उनको यूज नहीं कर पा रहे हो, 6 महीने हो गए, या गुड्स जो आई वो डिफेक्टिव आई थी साहब, या नोट एज पर स्पेसिफिकेशन थी, तो आपको ऑप्शन दिया कि अगर 6 महीने में यूज में नहीं आया या एक्सेस क्वांटिटी में आ गया या डिफेक्टिव आ गया, तो इन गुड्स को या तो आप डोमेस्टिक मार्केट में बेच दो ऑन पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। सर अगर आपने एग्जम्पशन क्लेम किया था तो जितना एग्जम्पशन क्लेम किया वो आपको पे कर दो अलोंग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब से? जब से क्लियर हुआ था फॉर होम कंजम्पशन, वहां से लेके अब तक का, जब कस्टम पे करोगे तब तक का इंटरेस्ट 15% पर annum सिंपल इंटरेस्ट एज पर नंबर ऑफ डेज, ये पे कर दो सर आप। क्लियर? या फिर इन गुड्स को री एक्सपोर्ट कर दो। क्लियर? अच्छा, री एक्सपोर्ट कर रहे हो आप तो एक कंडीशन है। कंडीशन क्या साहब? कि जिस वैल्यू में आपने गुड्स को इंपोर्ट किया था उससे कम वैल्यू में आप री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। मान लो 1 लाख यूनिट आपने इंपोर्ट करी, 60,000 यूनिट्स काम नहीं आ रही, एक्सेस क्वांटिटी थी या डिफेक्टिव थी। 1 लाख यूनिट्स आपने इंपोर्ट करी थी 1 करोड़ में, अब वो 60,000 यूनिट जब आप री एक्सपोर्ट करोगे, दिस शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड बिलो ₹60 लाख। 60 लाख से कम में आप री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? मतलब जिस वैल्यू में आपने इंपोर्ट किया उस वैल्यू से कम में आप री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बच्चों। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। क्लियर? अच्छा, आपने गुड्स को री एक्सपोर्ट किया तो कस्टम की बात आएगी नहीं सर। एक बात ध्यान रखना बेटा, मैंने जो बताया ना आपको 6 महीने का टाइम है सर, ये 6 मंथ का टाइम जनरल टाइम है सर। पर अगर जिस नोटिफिकेशन की वजह से ये आप ये रूल्स फॉलो कर रहे हो आप, जिसमें कंडीशनल एग्जम्पशन दिया था सर आपको, या कोई स्पेसिफिक बेनिफिट दिया था आपको, या स्पेसिफिक एंड यूज के लिए आपको इंपोर्ट अलाउ किया था, उसमें अगर कुछ टाइम लिमिट अलग लिखा हुआ, जैसे उसमें लिखा हो 2 महीने सर, तो 2 महीने ही है, 6 महीना नहीं है सर। क्लियर? अगर 2 महीने, अगर उसमें जो स्पेसिफाइड टाइम लिख दिया विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन दी नोटिफिकेशन, उसमें ही आपको यूज करना है या फिर री एक्सपोर्ट करना है सर, या फिर डोमेस्टिक मार्केट में बेच दो आप। क्लियर? उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं लिखा है तो 6 मंथ्स। क्लियर? प्लस अमेंडमेंट इस बार ये भी हुआ है साहब, एक तो ये स्पेसिफाइड पीरियड इन द नोटिफिकेशन, ये पहले नहीं था, अभी लिखा है सर। 6 महीने टाइम पहले भी था सर, अभी भी है। प्लस ये एक और अमेंडमेंट ये हुआ इस बार कि कमिश्नर को पावर दिया कि अगर वो इंपोर्टर कुछ स्पेशल रीजंस बताता है तो ऐसे केस में आफ्टर सर सफिशिएंट रीजंस वो कमिश्नर चाहे तो 3 महीने का फर्दर एक्सटेंशन और दे सकता है। हाउएवर द सेड पीरियड ऑफ 6 मंथ कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय द jurisdictional commissioner for a period not exceeding 3 months if sufficient reasons is shown that the causes for not conforming to the time period were beyond the importer's control। इंपोर्टर कंट्रोल के बियॉन्ड था, इसकी वजह से वो इस टाइम लिमिट के अंदर काम पूरा नहीं कर पाया, तो 3 महीने तक का मैक्सिमम एक्सटेंशन और दे सकते हैं कमिश्नर साहब। क्लियर? डन सर। फिर अगर आपको री एक्सपोर्ट करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, पर वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। ठीक है साहब। सर अगर आपको डोमेस्टिक इन गुड्स को क्लियर कराना फॉर होम कंजम्पशन, डोमेस्टिक मार्केट बेचना, आप बेच सकते हो ऑन पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। सर हमने बात ऑलरेडी कर ली। सर अब एक और बात आती है कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग, कि आपने कस्टम का बेनिफिट लेते हुए कोई इन रूल्स का
प्रोसीजर फॉलो करते हुए कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करिए कि ये कैपिटल गुड्स, ये मशीन के इंपोर्ट पे कस्टम एग्जम्प्ट रहेगा या कस्टम का बेनिफिट मिलेगा अगर इस पर्पस के लिए काम आया तो, और आपने वो मशीन इंपोर्ट कर ली साहब, क्लियर, अब कस्टम का बेनिफिट ले लिया आपने, अब जो भी था 50% एग्जम्पशन था, 100% एग्जम्पशन था, जो भी बेनिफिट था आपने कस्टम का ले लिया। अब सर आपने उसको इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज भी किया, पर कुछ टाइम बाद सर उस मशीन को आप बेच रहे हो, 5 साल हो गए मशीन को बेचना है साहब, या मैं तो कह रहा हूं 4 साल बाद, आफ्टर 4 इयर्स आप उस मशीन को डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हो, तो ऐसे केस में जो कस्टम का आपने बेनिफिट लिया था, क्या पूरा बेनिफिट आपके पास रहना चाहिए? सर थोड़ा विड्रॉ होगा ना, वो थोड़ा कितना होगा वो यहां दे रखा है सर, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं, जो हमने पहले पढ़ा वही है, पर वापस बताता हूं आपको। सर मान लो आपने जब इंपोर्ट किया था तब कस्टम का बेनिफिट लिया था आपने 1 करोड़ का, कस्टम ड्यूटी का अमाउंट आपने पे नहीं किया था, एग्जिबिशन लिया था, बेनिफिट लिया था जब आपने इंपोर्ट किया, क्लियर। अब जितना आपने बेनिफिट लिया, मैं इसको सिंप्लीफाइड में बता रहा हूं, ये है परसेंटेज ऑफ रिडक्शन। फर्स्ट ईयर में परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इज 4% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर, सेकेंड ईयर में 3, थर्ड ईयर में 3, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में 2.5% ईच क्वार्टर, एंड आफ्टर दैट एवरी क्वार्टर 2% पर क्वार्टर इज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन। ओके सर, अब आपने कितने साल यूज किया? 4 साल, फिर बेच रहे हो आप। पहली बात तो ये क्वार्टर कब से काउंट होंगे, यहां लिखा हुआ है क्या, जिस दिन आपने मशीन को पुट टू यूज किया है, जिस दिन आपने मशीन को पुट टू यूज किया है वहां से क्वार्टर काउंट होंगे। सेकंड थिंग, पार्ट ऑफ द क्वार्टर फुल क्वार्टर माना जाएगा। अच्छा अब ध्यान देना, जीएसटी वाले क्वार्टर काउंट मत करना है यहाँ पे सर। 14 फेब को अगर आपने मशीन को पुट टू यूज किया तो 14 फेब से एक क्वार्टर खत्म कब होगा सब पता है? 31 मार्च को नहीं, 14 फेब से 13th ऑफ मार्च, 13th अप्रैल, 13th मई को एक क्वार्टर पूरा होगा सर। इस तरह से क्वार्टर्स काउंट करना है आपको। एंड सर 4 साल अगर हुए मतलब क्वार्टर कितने को देखना सर, फर्स्ट ईयर के 4 क्वार्टर पूरे हो गए सर, मतलब 16%, देखना ध्यान से, प्लस सेकेंड ईयर के 4 क्वार्टर पूरे होंगे 12, प्लस थर्ड ईयर के पूरे क्वार्टर होंगे सर, चारों हो गए साहब 12, प्लस फोर्थ ईयर में 2.5% है सर, इंटू 4 मतलब 10, तो इतना परसेंटेज, कितना परसेंटेज हुआ सर देखिए ध्यान से सर। सर 2, 3, 4, 5, 50% हो गया, तो 50% बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, 50% नहीं मिलना चाहिए, तो 1 करोड़ का 50% आप कर लीजिए सर, होता है कितना, 50 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट 15% पर annum, कब से, जब से क्लियर कराया फॉर होम कंजम्पशन, वहां से लेके जब वापस री एक्सपोर्ट करेंगे, वापस जब डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हो उस टाइम जब कस्टम पे करोगे तब तक का इंटरेस्ट 15% पर annum ऑन 50 लाख रुपए, क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। ओके, ये था कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग। ओके, फिर ये लिख दिया सर, द इंपोर्टर शैल हैव द ऑप्शन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट ऑफ ड्यूटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट थ्रू द कॉमन पोर्टल एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ सच क्लियरेंस, जब डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हो आप, एंड द ड्यूटी पेमेंट शैल बी रिकॉर्डेड बाय द इंपोर्टर इन द मंथली स्टेटमेंट। आपको लगता है 6 महीने में यूज नहीं आ रहा है या कैपिटल गुड्स को आपको बेचना है, आप वॉलंटरी पेमेंट करो, कस्टम का अमाउंट पे कर दो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, और उसका मंथली स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दे दो सर आप। रूल नंबर 11, रिकवरी ऑफ ड्यूटी इन सर्टेन केसेस, कोई अमेंडमेंट नहीं साहब इसके अंदर। कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि अगर आपने जिस पर्पस के लिए गुड्स को इंपोर्ट किया था उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, या इन रूल्स का जो प्रोसीजर था वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, जिस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले रहे हो उसको आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में आपने जो बेनिफिट लिया था कस्टम का वो आपको पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। नहीं पे करते हो तो सर बॉन्ड इन्वोक करके आपका जुरिस्डिक्शनल एसीडीसी जो होंगे वो क्या करेंगे सर, आपसे रिकवरी करेंगे, और रिकवरी अगर आपने पे कर दिया ठीक है, नहीं तो रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे। एंड सर कस्टम्स का रिकवरी प्रोसीडिंग सेक्शन नंबर 142 में जो दे रखा है वो फॉलो किया जाएगा। प्लस ध्यान रखना इसके अंदर यहाँ पे स्पेसिफाइड एंड यूज, जिस पर्पज के लिए आपने इंपोर्ट किया था या स्पेसिफाइड एंड रेसिपिएंट को सप्लाई करने के लिए इंपोर्ट किया था, उसको भी अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी सर आपके अगेंस्ट, क्लियर। एंड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट की बात हम ऑलरेडी हर जगह कर चुके हैं, जिस दिन से आपने क्लियर कराया था फॉर कस्टम क्लियरेंस, वहां से लेके जब आप वापस रीपे करेंगे तब तक का इंटरेस्ट 15% पर annum, क्लियर। और जहां पर एग्जम्पशन बेनिफिट नहीं था वहां पर सर असेसेबल वैल्यू जितनी थी वो आपको पे करनी पड़ेगी, क्लियर। इन केस, क्योंकि बॉन्ड अमाउंट भी असेसेबल वैल्यू का था सर उसमें, इन केसेस वेयर द नोटिफिकेशन अदर देन दैट which provides for and other than the one which provides for exemption notification, the amount equal to the assessable value of the goods being imported। सर मतलब वो याद है ड्रग्स का इंपोर्ट ही अलाउ नहीं था, कस्टम तो एग्जिबिशन तो बहुत दूर की बात है, ड्रग्स का इंपोर्ट अलाउ क्या है, ये स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए आप
मंगा रहे हो तो ही अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। तो ऐसे केस में असेसेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड का बॉन्ड आपने साइन किया था और आपने अगर वायलेशन किया तो असेसेबल वैल्यू पूरा आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को सर। क्लियर? अंडर रूल नंबर 11, नहीं तो रिकवरी करेंगे सर। क्लियर? डन। एंड ध्यान रखना है सर, यहां क्लियरली लिखा हुआ है कि जॉब वर्कर कुछ भी कर ले, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर जॉब वर्कर ने कोई गड़बड़ करी तो सर ऐसे केस में इंपोर्टर शेल बी रेस्पॉन्सिबल। एंड ज्यूरिसडिक्शनल एसीडीसी क्या करेगा? अगर इंपोर्टर जॉब वर्कर ने कोई गड़बड़ करी, इंपोर्टर इज रेस्पॉन्सिबल। इंपोर्टर ने अगर पे नहीं किया अमाउंट विद इंटरेस्ट तो ऐसे केस में ज्यूरिसडिक्शनल एसीडीसी रिकवरी प्रोसेसिंग शुरू करेगा, बॉन्ड इन्वोक करके आपके अगेंस्ट रिकवरी शुरू कर देंगे। भारत माता की जय। एंड लास्ट पॉइंट, पेनल्टी। अगर आपने इन रूल्स का कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्राविन किया है तो सेक्शन में 158 सबसेक्शन 2 क्लोज 2 का पेनल्टी लगेगा, दैट इज अप टू ₹2 लाख। ध्यान देना बेटा, ये पेनल्टी का जो अमाउंट है ये जॉब वर्कर पे भी लग सकता है साहब। मतलब रिकवरी ऑफ ड्यूटी अमाउंट, बेनिफिट का अमाउंट वो तो इंपोर्टर से करेंगे, पर अगर रूल्स कॉन्ट्रावेन किए तो जॉब वर्कर हो या इंपोर्टर हो दोनों में पेनल्टी लग सकता है साहब, अप टू ₹2 लाख। क्लियर? डन। ये सारे रूल्स हमने पूरे पढ़ लिए। आई होप ये प्रोसीजर भी आपको समझ में आया। कोई टफ नहीं था, सिस्टम जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, ऑल्दो अमेंडमेंट बहुत मेजर नहीं था इसके अंदर, पर मैंने पूरे रूल्स आपको पढ़ा दिए सो दैट आपके वापस से रूल्स कवर आपके माइंड में आ जाए एंड सर पूरा रिवाइज हो जाए। अच्छा, अब सर ये वैसे तो रूल्स आपने पढ़ लिए, एक सम अप करने के लिए कि इन नए रूल्स को लाने की जरूरत क्या थी सर? क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रूल्स, customs import of goods at concessional duty or for specified end use rules 2022. Sir, the new rules are introduced to broaden the scope of the coverage of IGCR. इन रूल्स के स्कोप को बढ़ाने के लिए रूल्स को बढ़ाया गया सर, जैसे स्पेसिफाइड एंड यूज, एंड रेसिपिएंट वाला पॉइंट इसमें ऐड किया सर। द क्लेरिफिकेशन रेस्पेक्ट ऑफ मेजर चेंजेस इंप्लीमेंटेड थ्रू दीज न्यू रूल्स। सबसे पहला टाइम पीरियड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स। मैंने आपको बताया टाइम लिमिट कितना है सर? नॉर्मली 6 मंथ था पहले बेटा, पर अगर आपके जिस एग्जामिशन जिस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले रहे हो उसमें अगर कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अलग से कर दी तो वो फॉलो करना है। क्लियर? पर सर जनरल कितना है? अगर कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं किया तो 6 महीने के अंदर गुड्स को यूज करना है। पर आपके पास अगर एक्सेप्शनल रीजन है तो अगर आप उन गुड्स को यूज नहीं कर पा रहे बियॉन्ड योर ओन कंट्रोल तो ऐसे केस में कमिश्नर को पावर दिया कि वो फर्दर 6 मंथ तक का फर्दर एक्सटेंशन दे सकता है। क्लियर? समझे मेरी बात? पक्का माहौल। सर फिर स्पेसिफाइड एंड यूज, सर ये रूल्स जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रग्स इंपोर्ट करना अलाउ ही नहीं था, पर आपने इस स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इंपोर्ट किया, इनको सप्लाई करने के लिए किया, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। वो एग्जांपल को लेके उसके लिए पर्पस, उस पर्पस के लिए रूल्स को एक्सपांड किया गया। पढ़िए, स्पेसिफाइड एंड यूज IGCR रूल्स 2022 is also expanded to include the cases where intended purpose is for putting the goods imported to specified end use and not necessarily मैन्युफैक्चरिंग और फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विसेज। जैसे आपको ड्रग सप्लाई करना है दवाई मैन्युफैक्चरर्स को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, या फिर आपने 100% यूई को ये गुड सप्लाई करना तो ही इंपोर्ट कर सकते हो। तो सर जरूरी नहीं कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या आउटपुट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए आपने गुड्स इंपोर्ट किया। इन लोगों को सप्लाई करने के लिए भी आप गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो, उसके लिए भी ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा आपको। इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रोसीजर ऑफ इंटीमेशन वगैरह सारा जो था वो सेम है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। जो भी हमने रूल्स पढ़े थे पहले वो सेम है सर, इनके लिए भी ऑलरेडी रूल्स तो पूरे पढ़ लिए ना सर हमने। द प्रोसीजर ऑफ इंटीमेशन, जनरेशन ऑफ अ यूनिक IGCR नंबर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सबमिशन ऑफ बॉन्ड, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, मंथली स्टेटमेंट्स और एनी द प्रोसीडिंग procedure remains same. The importer shall undertake compliance to the officer having jurisdiction over the primary address specified in the IEC code issued by DGFT. जो IEC कोड लिखा है उसके जुरिस्डिक्शन ऑफिसर को आपको ये सारी इंटीमेशन देनी पड़ेगी, सारा अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, बॉन्ड साइन करना पड़ेगा वहां पे। एंड यूज में बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 11 सबसेक्शन 1 और अंडर सेक्शन 11 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। ठीक है सर, वो एग्जम्पशन देने का पावर देगा सेक्शन 25 में वहां पर। देन where the import is undertaken for a specified end use and no differential duty is involved, कोई कस्टम का बेनिफिट नहीं है, तो ऐसे केस में the value of the bond shall be equal to the assessable value of the goods, जो हम बात कर चुके सर। मतलब ये जो हमने पढ़ा है उसी का सम पॉइंट है कि चेंज क्या कहा का हुआ है। नेक्स्ट, in case where the intended purpose of import is supply of goods to an end use recipient, जैसे 100% EU को सप्लाई करना है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को सप्लाई करना है, the importer shall supply these goods under an invoice or wherever applicable through e-way bill as mentioned in the CGST Act. The description and quantity of the goods shall also be clearly mentioned in the said document by the importer. ठीक है सर, तो नॉर्मल पॉइंट है। The importer shall maintain a record of all the goods supplied in a month and provide details in the monthly statement. ठीक है सर, नॉर्मल बात। Then the restriction on job work
are only relating to the cases where it is undertaken on the goods belonging to the importer and does not apply to the end use recipient who receives the goods on supply and deals with it as stipulated in the notification. मतलब end use recipient ने कोई अगर कोई गड़बड़ करी तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं है, उसके लिए इंपोर्टर लायबल नहीं है. जॉब वर्कर ने गड़बड़ करी, इंपोर्टर लायबल है. एंड यूज रेसिपिएंट ने गड़बड़ करी तो एंड यूज रेसिपिएंट से ही निपटेंगे कस्टम वाले सर. देन अदर चेंजेस एज अ ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर, वो मैंने बताया ना आपको सर, मंथ के बीच में ही IGCR 3A फाइल करना अलाउ किया आपको, सो दैट आपका रनिंग बॉन्ड अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाए मंथ के बीच में ही, सो दैट आपका बॉन्ड अकाउंट में थोड़ा सा स्कोप रहेगा तो आप फर्दर इंपोर्ट उसी महीने में और कर सकते हो सर. क्लियर, डन. मैं पूरे रूल्स पढ़ा चुका हूं आपको, विद सर्कुलर भी पढ़ा दिया मैंने आपको, सो दैट मैंने आपको बता दिया कि इनको नए रूल्स लाने का पर्पस क्या था. कोई खास कोई टफ अमेंडमेंट नहीं था, पर फिर भी हमने पूरा टाइम देके पूरा रूल पढ़ लिया. प्लस सर एक सर्कुलर भी था जो हमने पढ़ा था कि आप जब रनिंग बॉन्ड अकाउंट कंटिन्यूटी बॉन्ड जब साइन करेंगे तो आपको सिक्योरिटी या श्योरिटी देनी पड़ेगी सर. हाँ है ना, इसका कितना सिक्योरिटी या श्योरिटी देना पड़ेगा ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अच्छा यहाँ पे जो अमेंडमेंट था वो हम देख लेते हैं सर. एक काम करो सर, ये पूरा ही देख लो सर आप कि कितना आपको बॉन्ड के साथ में सिक्योरिटी या श्योरिटी देना पड़ेगा. ऑल इंपोर्टर्स हु आर ईदर डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द सेट गवर्नमेंट. ऑल इंपोर्टर्स हु आर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स, प्लस ये ऐड किया इस बार, ऑल इंपोर्टर्स हु आर नॉमिनेटेड एजेंसीज फॉर द इंपोर्ट ऑफ गोल्ड अंडर इंडिया UECPA. तो ऐसे केस में उनको कोई बैंक गारंटी या कैश सिक्योरिटी नहीं देनी है, कोई श्योरिटी भी नहीं चाहिए सर, कोई गारंटर भी नहीं चाहिए सर. एक्सक्लूडिंग केस नंबर 4 आगे पढ़ रहे हैं सर. केस नंबर 4, डेजिग्नेटेड बैंक्स nominated by RBI as well as public sector undertaking who are importing under notification number 56 और 57 of 2000 of customs. अब वो नोटिफिकेशन में क्या है वो इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं सर, पढ़ना सर. तो ऐसे केस में भी कोई बॉन्ड तो चाहिए पर बैंक गारंटी या कैश सिक्योरिटी नहीं चाहिए. फर्दर नो श्योरिटी इज रिक्वायर्ड, पर कंडीशन क्या है, दे हैव नॉट डिफॉल्टेड इन फॉलोइंग द प्रोसीजर एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड DGFT. They have not defaulted in payment of duty within the specified period in cases where there was a default in export of jewelry by an exporter to whom gold, silver, platinum had been supplied. सर अगर कभी डिफॉल्ट भी हुआ तो उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या कर दिया सर, जो ड्यूटी थी वो पे कर दी थी, डिफॉल्ट नहीं किया उसमें. देन दे हैव नॉट बीन इन्वॉल्वड इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड और कल्यूजन और विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट, Central Excise Act, Finance and Informal Service Tax, sir, Foreign Trade Development and Regulation Act, and Foreign Exchange Management Act, and the rules made thereunder during last 3 years. पिछले 3 साल में आपने कोई फ्रॉड वाला केस आपका नहीं है तो ही ऐसे केस में कोई बॉन्ड या कोई कैश सिक्योरिटी या बैंक सिक्योरिटी, बैंक गारंटी नहीं चाहिए, ना कोई श्योरिटी चाहिए. पर ये स्पेसिफिक केस है फॉर डेजिग्नेटेड बैंक्स नॉमिनेटेड बाय RBI जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं अंडर दैट स्पेसिफिक नोटिफिकेशन. देन ऑल इंपोर्टर्स हु आर मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर, ये नॉर्मल असेसीज, इसमें कोई चेंज नहीं सर, पढ़ लीजिए फिर भी. ऑल इंपोर्टर्स हु आर मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हु आर रजिस्टर्ड अंडर GST एंड हैव बीन फाइलिंग प्रिस्क्राइब्ड GST रिटर्न्स विदाउट फेल एंड हुज टर्नओवर एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर इज अबाउट ₹1 crore, जैसे हम नॉर्मल असेसी बेटा, उनको अगर इन रूल्स का बेनिफिट लेना है तो वहां पर इनको सर इंपोर्टर शैल गिव श्योरिटी, केवल श्योरिटी चाहिए साहब, कोई कैश सिक्योरिटी या बैंक गारंटी नहीं चाहिए. पर मेरी गारंटी देने के लिए कोई तैयार ही नहीं साहब, कोई श्योरिटी मेरे लिए रेडी नहीं है, तो ऐसे केस में मेरे को बैंक गारंटी या कैश सिक्योरिटी देना पड़ेगा इक्विवेलेंट टू नॉट मोर देन 5% ऑफ बॉन्ड डेबिट वैल्यू, बस केवल 5%. क्लियर. और इन ऑल अदर केसेस 25% ऑफ दी बॉन्ड डेबिट वैल्यू मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैंक गारंटी या कैश सिक्योरिटी देना पड़ेगा सर. अच्छा बॉन्ड डेबिट वैल्यू क्या होता है सर, जितने अमाउंट में ड्यूटी फोरगन हुआ सर, जितना ड्यूटी एग्जम्प्ट हुआ उसका 25% या 5% इस केस में भी. एंड असेसेबल वैल्यू ऑफ गुड्स इन अदर केसेस, जैसे वो ड्रग्स इंपोर्ट किया था उसके केस में असेसेबल वैल्यू, क्योंकि एग्जम्पशन तो कुछ था नहीं सर इसमें, तो असेसेबल वैल्यू ही क्या हो गया, अमाउंट हो गया डेबिट, बॉन्ड डेबिट वैल्यू, उसका 25% या 5% इस केस में भी बेटा. क्लियर, डन. अच्छा यहाँ पे नीचे जो लिखा है इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं था सर, जस्ट नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ACDC के पास पावर है कि अगर किसी ने फ्रॉड किया हुआ है, कोई गड़बड़ है, जहां उनको लगता है मामला गड़बड़ है इसका, तो वहां पे अप टू 100% ऑफ द बॉन्ड डेबिट वैल्यू भी वो कैश सिक्योरिटी या बॉन्ड बैंक गारंटी मांग सकते हैं सर. ठीक है सर, कोई खास बात नहीं है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. ये रूल्स क्यों अमेंड हुए, रूल्स पूरे हमने वापस से पढ़ लिए सर. और पता है इसी के साथ माहौल बन गया भाई, माहौल. इसी के साथ सारे अमेंडमेंट्स ऑफ
कस्टम्स भी खत्म होते हैं अब, और कोई अमेंडमेंट बचा नहीं साहब, सारे ही पॉइंट खत्म होते हैं अब। शायद आपको कस्टम्स के भी अमेंडमेंट समझ में आ गए। सर जीएसटी के अमेंडमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कस्टम्स के अमेंडमेंट आपको ऑलरेडी समझ में आ गए हैं, केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए एग्जम्पशन दिया वो हमने पढ़ा बेटा। सर देन इंपोर्ट आईजीसीआर रूल्स हमने पूरे पढ़ लिए सर, उसमें केवल एंड यूज रेसिपिएंट के लिए पॉइंट ऐड हुआ था, और मंथ के बीच में भी आईजीसीआर 3A फाइल करके आपका बॉन्ड क्रेडिट हो सकता है सर। एंड जो 6 महीने का टाइम दे रखा था री एक्सपोर्ट 6 महीने में यूज करना पड़ेगा, उसको एक्सटेंड करने का पावर दे दिया कमिश्नर को 3 मोर मंथ तक का। ये मेजर अमेंडमेंट थे सर। क्लियर, डन। अब सर देख लीजिए आप, क्या एफटीपी में भी कोई अमेंडमेंट है क्या साहब? देख लो साहब। जी हाँ, सबसे पहला और सबसे खुशी की बात, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपने पढ़ी है वही आपके लिए एप्लीकेबल है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 टू 2020 को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट ने टिल 31 मार्च 2023। तो यही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसी में जो स्कीम्स वगैरह पड़ी हुई वही आपके लिए एप्लीकेबल है एग्जामिनेशन के लिए। तो फर्स्ट अमेंडमेंट तो ये हुआ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 जो एक्सटेंड होती आ रही है 31 मार्च 2020 से, वो अभी भी 31 मार्च 2023 तक एप्लीकेबल है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सेकंड सर, एडवांस ऑथराइजेशन में हमने पढ़ा था ऑल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स आर एग्जम्प्टेड इंक्लूडिंग 3739। पर सर पता है हर बार 3739, अगर आपने एडवांस ऑथराइजेशन में कोई गुड्स इंपोर्ट किया तो 3739 भी एग्जम्प्ट रहेगा अप टू 31 मार्च 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 30 जून 2022 तक था। अब ये टाइम लिमिट हटा दी है, टाइम लिमिट फॉर एग्जम्पशन रिमूव्ड बाय नोटिफिकेशन नंबर 37 ऑफ 2022 ऑफ कस्टम्स। मतलब अगर आपने कोई गुड्स एडवांस ऑथराइजेशन में इंपोर्ट किया तो उस पे ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम्स आर एग्जम्प्टेड इंक्लूडिंग 3739। बात खत्म। पहले था ना इस दिन तक इंपोर्ट किया तो ही 3739 माफ होगा, वो दिन हटा दिया, अब पूरा ही एग्जम्प्ट है सर। क्लियर, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इस दिन से पहले पहले इंपोर्ट करोगे तो ही 3739 एग्जम्प्ट है, एडवांस ऑथराइजेशन में हटा दिया सर। सेम अमेंडमेंट ईपीसीसी में भी क्या है सर, हम पढ़ेंगे 2 मिनट बाद। क्लियर, ये समझ में आया बेटा आपको? तो ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग 3739 आर एग्जम्प्टेड इफ गुड्स आर इंपोर्टेड अंडर एडवांस ऑथराइजेशन। देन एक बार सेम पॉइंट जो ईपीसीसी का वो बता देता हूं मैं आपको, फिर रोड टेप में जो चेंज हुआ वो बता दूंगा मैं आपको सर। ये रहे सर, अंडर ईपीसीसी स्कीम सेम वे सर, आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस आर आल्सो एग्जम्प्टेड। पहले 30 जून तक इंपोर्ट करते थे, 30 जून 2022 उससे पहले पहले इंपोर्ट किया तो ही ऐसा लिखा था 3739 एग्जम्प्ट रहेंगे, पर अभी वो टाइम लिमिट हटा दिए और बोल दिया ईपीसीसी स्कीम में अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया तो 3739 एग्जम्प्ट रहेंगे, 30 जून की लिमिट हटा दी सर। ओके डन। सेम वे सर यहां पर भी एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये ईओयू वगैरह के लिए भी लिखा था 3739 जो है वो इस दिन तक ही एग्जम्प्ट रहेंगे, वो भी वहां पे भी टाइम लिमिट हटा दी सर। कुल मिला के अगर आपने सर ध्यान देना बेटा 100% ईओयू वगैरह है इन्होंने इंपोर्ट किया है, या ईपीसीसी स्कीम में आपने इंपोर्ट किया या एडवांस ऑथराइजेशन में इंपोर्ट किया, 3739 एग्जम्प्ट रहेगा सर। वहां पे जो टाइम लिमिट थी कि इस दिन तक इंपोर्ट किया तो ही एग्जम्पशन मिलेगा, वो हटा दी गई है। लास्ट अमेंडमेंट जो बचा है अब काम का वो है क्या सर, रोड टेप स्कीम। अब रोड टेप स्कीम में क्या अमेंडमेंट हुआ, सब फायदा दिया सर, बेनिफिट दिया सर। देखना रोड टेप स्कीम, स्कीम फॉर एमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, रोड टेप। सर अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट करिए जिसके अगेंस्ट आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इश्यू हुई है रोड टेप पे, तो सर क्या होता था, आपको उस स्क्रिप्ट को या तो आप खुद ई स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करो उसको, और आपने नहीं करा तो विद इन 1 ईयर वो ऑटोमेटिक ई स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगी। क्लियर, और जिस दिन से ई स्क्रिप्ट जनरेट हुई है वहां से उसका वैलिडिटी पीरियड था पहले 1 साल, जिसको बढ़ा के 2 साल कर दिया है। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई स्क्रिप्ट इज एक्सटेंडेड टू 2 ईयर्स। पढ़ लीजिए सर, that the e-script shall be valid for a period of 2 years instead of 1 year from the date of its generation, and any duty credit script in the said e-script remaining unutilized at the end of this period shall lapse। मतलब पहले 1 साल तक यूज नहीं कर पाते थे आप स्क्रिप्ट को, तो वो लैप्स होती थी, अभी 2 साल का वक्त कर दिया है, 1 साल से बढ़ा के 2 साल कर दिया, फायदा दिया इंडस्ट्री को। क्लियर, डन। अच्छा, आप किसी को स्क्रिप्ट ट्रांसफर कर रहे हो उससे वैलिडिटी पीरियड कभी एक्सटेंड नहीं होता था, ये पहले भी था अभी भी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के जिस दिन वो जनरेट हुई है वहां से 2 साल के अंदर उस स्क्रिप्ट को आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो गायब, लैप्स हो जाएगी सर। एक बात ये। नेक्स्ट बात जो अमेंडमेंट हुआ है, रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट। यहां पे लिखा था सर
कि अगर कभी ड्यूटी क्रेडिट आपको इश्यू हो गई पर वो बाद में पता पड़ा कि डिपार्टमेंट ने गलती से इश्यू कर दी, एक्सेस इश्यू कर दी, नहीं इश्यू नहीं थी और आपको हो गई, तो ऐसे केस में वो ड्यूटी क्रेडिट आपकी कैंसिल की जाएगी, आपको डिपार्टमेंट को सरेंडर करना पड़ेगा एंड वो ड्यूटी क्रेडिट कैंसिल करनी पड़ेगी। पर अगर आपने उस ड्यूटी क्रेडिट को ऑलरेडी यूज कर लिया या आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया तो उतने अमाउंट का पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करना पड़ेगा जितना आपने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट यूज किया या किसी को ट्रांसफर किया। क्लियर? अब यहां पे क्या लिखा था, ये जबरदस्ती का फालतू का पॉइंट था सर। यहां लिखा था अगर आपने वो ड्यूटी क्रेडिट किसी को ट्रांसफर कर दी तो ट्रांसफरी से भी हम रिकवरी करेंगे। अरे भैया, मैंने मान लो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इश्यू कराई डिपार्टमेंट से, मैं एक्सपोर्टर था, मेरे को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इश्यू हुई, अब मैंने वो मान लो वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट ओपन मार्केट में किसी को बेच दी। अब उसने तो, जिसने परचेज किया ट्रांसफरी ने, उसने तो बोनाफाइड वे में परचेज किया, उसकी क्या गलती यार? अब सर मैंने तो उससे पैसा ले लिया ना, तो रिकवरी मेरे से होनी चाहिए, उससे क्यों होनी चाहिए सर? तो यहां पे क्या लिखा था कि अगर वो एक्सपोर्टर वो अमाउंट गवर्नमेंट को पे नहीं करता तो हम ट्रांसफरी से रिकवरी कर लेंगे। क्यों भैया, उसकी क्या गलती? तो ये पॉइंट डिलीट कर दिया। पढ़िए, पहले क्या था सर, इफ द एक्सपोर्टर फेल्स टू रीपे द सेड अमाउंट within 15 days along with interest so demanded, then the proper officer of customs shall also proceed, proper officer of customs may also proceed for recovery of the said duty credit amount from the transferee in the manner provided in section number 142 of the customs act। मतलब रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो ट्रांसफरी के अगेंस्ट कर देंगे। उसने क्या गलती करी भाई? मैंने ट्रांसफर किया है, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मैंने गलती से इश्यू कराई थी, मेरे को एक्सेस में इश्यू हो गया था साहब, तो या तो मैंने यूज करी या मैंने किसी को ट्रांसफर कर दी, उसको जिसको मैंने ट्रांसफर किया उससे मैंने फंड्स लिए ना भाई, उससे पैसा लिया ना, तो रिकवरी मेरे से होनी चाहिए सर। और मेरे से डिपार्टमेंट रिकवरी नहीं कर पा रहा है, रिकवरी नहीं कर पा रहा, तो उसकी क्या गलती? उससे क्यों रिकवरी करो साहब? इसलिए इस पॉइंट को क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, कमेंट कर दिया भाई। ओके, सेम वे यहां पे भी सेम कि इंपोर्टर की जो एक्सपोर्टर था उसके डिफॉल्ट की वजह से उस ट्रांसफर को क्यों परेशान कर रहे हो। सेम वे रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट वेयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज्ड। अरे भाई, आरबीआई ने फेमा के अंदर टाइम लिमिट दे रखा है कि इतने टाइम के अंदर ना फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज हो जाना चाहिए, नहीं रियलाइज हुआ तो जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मेरे को इश्यू हुई थी वो कैंसिल हो जाएगी। और सर अगर मैंने वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को ऑलरेडी यूज कर लिया है तो जितना अमाउंट मैंने यूज किया उतना अमाउंट मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा विद इंटरेस्ट। और अगर मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिया था ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, तो सर उतने अमाउंट को मेरे को गवर्नमेंट को, जितना अमाउंट का ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मैंने ट्रांसफर किया उतना अमाउंट मेरे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। या तो मैंने यूज कर ली या किसी को ट्रांसफर कर दी, तो उतने अमाउंट का ड्यूटी क्रेडिट मेरे को अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा सब विद इंटरेस्ट। और अगर मैं पे नहीं करता हूं विद इन 15 डेज तो मेरे अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी अंडर सेक्शन 142। अब यहां पे क्या लिखा था थर्ड पॉइंट, कि अगर मेरे से रिकवरी नहीं होती तो डिपार्टमेंट उस ट्रांसफर से भी रिकवरी कर सकता है। क्यों साहब? वो ट्रांसफर की कोई गलती नहीं, वो बोनाफाइड बायर था साहब। लिखा था क्या पहले, द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स में ऑल्सो प्रोसीड फॉर रिकवरी ऑफ द सेड ड्यूटी क्रेडिट अमाउंट फ्रॉम द ट्रांसफरी इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 142 ऑफ द सेड एक्ट। क्लियर? इस पॉइंट को कर दिया डिलीट, मतलब ट्रांसफरी से कोई रिकवरी नहीं करेंगे। भारत माता की जय। क्लियर? सर उसने बोनाफाइड में परचेज किया, उसको क्यों परेशान करे सर? एक और नोट यहां लिखा था सर कि ये जो रिकवरी प्रोसीडिंग होती है सर, वो जब पेंडिंग होगी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द रिकवरी प्रोसीडिंग, वो जो ट्रांसफर है, सॉरी जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट होल्डर है सर जिसने इश्यू करवाई थी, उसको कोई नया ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट उस टाइम पे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस प्रोसीडिंग नया मेरे को कोई भी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इश्यू नहीं होगा, होल्ड हो जाएगा। फर्दर मैं ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को यूज भी नहीं कर सकता। मेरे तक ठीक था। ट्रांसफर भी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को यूज नहीं कर पाएगा और उसको भी फर्दर इश्यू नहीं हो पाएगी। वाह भाई, उसकी क्या गलती है सर? इसलिए अगेन ट्रांसफर वर्ड यहां से हटाया। पढ़ो इस नोट को सर। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी रिकवरी प्रोसीडिंग, नो फर्दर ड्यूटी क्रेडिट on any subsequent exports shall be allowed to such exporter till the time of such recovery is made, and any unutilized duty credit with the exporter or the transferee shall be suspended during pending such recovery proceedings। मतलब जब तक रिकवरी नहीं हो जाता मेरे से तब तक मेरे को नया ड्यूटी क्रेडिट डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे। ठीक है सर। और मैं जो ड्यूटी क्रेडिट ऑलरेडी मेरे को इश्यू हो चुकी है वो सस्पेंड कर देंगे, उसको मैं टेम्पररी यूज नहीं कर सकता। वहां तक ठीक है सर। पर सर ट्रांसफरी भी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट उसके लिए भी सस्पेंड हो जाएगी। ये वर्ड सही नहीं थे, तो ट्रांसफरी को पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो हटा दिया सर। मेरे से जो करना करिए। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट में दैट ड्यू टू डिफॉल्ट्स ऑफ द एक्सपोर्टर, ड्यू टू
defaults of the exporter, no action, that is recovery or suspension of duty credit scrip, can be taken against the transferee holder of the scrip. जिसको ट्रांसफर किया बेचारा की उसकी कोई गलती नहीं थी, उस पर कोई एक्शन डिपार्टमेंट नहीं ले पाएगा। इसी के साथ भारत माता की जय। ये रोडटेप स्कीम के भी जो अमेंडमेंट थे खत्म होते हैं अब। तो कुल मिला के रोडटेप में 2 अमेंडमेंट हुए। मेजरली बात करें तो कि ई स्क्रिप्ट जनरेट होने के बाद उसका वैलिडिटी पीरियड को 1 साल से बढ़ा के 2 साल कर दिया। सेकंड, सर जो स्क्रिप्ट होल्डर था, सॉरी जिसको स्क्रिप्ट इश्यू हुआ था एक्सपोर्टर, उसने कोई डिफॉल्ट किया, जैसे उसको फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज नहीं हुआ विद इन आरबीआई टाइम लिमिट, या उसको एक्सेस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इश्यू हो गया था, गलत इश्यू हो गया था, तो ऐसे केस में जो रिकवरी करना है या इसकी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट सस्पेंड करनी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द रिकवरी, ये सब इसके लिए करेंगे एक्सपोर्टर के लिए। ट्रांसफर होल्डर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसने बोनाफाइड वे में परचेज किया ड्यूटी क्रेडिट, वो इसको यूज करे, वो उसको किसी और को बेचे, हमें कोई दिक्कत नहीं साहब। क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। और इसी के साथ ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के भी अमेंडमेंट्स खत्म होते हैं अब। शायद नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आपको जीएसटी हो, कस्टम्स हो, एफटीपी हो, सब मिला के देखेंगे तो सर जीएसटी की बात करें नंबर ऑफ अमेंडमेंट ज्यादा थे सर, पर शायद सारे अमेंडमेंट आपको समझ में आए, आपका कॉन्फिडेंस अगेन वापस से रिबूस्ट हो गया है। सर देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके एंड पे कंप्लीट होना, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट टू कवर ऑल अमेंडमेंट्स सर। और सारे अमेंडमेंट्स को हमने कोशिश किया कि समझे कि पहले क्या था, अभी क्या हुआ है और उसका इफेक्ट क्या हुआ है। क्लियर? बस ध्यान रखिए, माहौल के साथ पढ़ाई करिए, खुश रहिए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड खुश होके जब हम कोई भी काम करते हैं तो सर भगवान भी हमारा साथ देता है। सो ऑल द बेस्ट, पुट योर 100% और अपना दिल को यूज करिए सर, दिल से पढ़ाई करिए, माहौल बनेगा, हम सब आपके साथ है, हमारी सारी विशेष आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।